Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Bhavana Bist and I welcome you all on my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है हाउ टू अप्लाई फॉर DU हॉस्टल्स एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन DU एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रिक्टनेस कितनी है। इस वीडियो में आपको आज सब कुछ जानने को मिल जाएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 91 कॉलेजेस हैं, बट सारे के सारे कॉलेजेस आपको हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, सारे कॉलेजेस हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस में हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। और ये है अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, ये पीजी के लिए नहीं है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो, जिसके आगे मैंने जी लिखा है यानी कि वो गर्ल्स के लिए, जिसके आगे मैंने जी बी दोनों लिखा है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है। मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेने के लिए मेरिट बेस्ड होता है, उसके लिए एलिजिबल होता है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए। तो वैसे ही आपके जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 2 बेसिस पे। फर्स्ट बेस है आपका मेरिट बेस्ड, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज वो। एंड सेकेंड जो चीज़ मैटर करती है वो है डिस्टेंस, कि आपका डिस्टेंस कितना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे एक नोट है जो आप समझ लो ध्यान से, स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली NCR आर नॉट एलिजिबल फॉर DU हॉस्टल्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स अगर दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली NCR में रहते हैं तो वो बच्चे DU हॉस्टल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स के हैं उनको ही सिर्फ DU में एडमिशन दिया जाता है। तो अगर आप दिल्ली के हो या फिर NCR के हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा हॉस्टल्स में। यहाँ पर हम सिर्फ हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज की नहीं। ओके, फिर है कि आपको अप्लाई कैसे करना होता है हॉस्टल्स के लिए। एडमिशन के लिए तो आपने अप्लाई कर दिया, बट हॉस्टल्स के लिए तो देखो, हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी एक फॉर्म आउट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म बोल लो या फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बोल सकते हो। तो वो फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना होता है। फिर जब भी आपको कोई कॉन्टैक्ट होता है DU की तरफ से, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं अगर आप हॉस्टल के लिए, अगर आपका नाम आया है तब। ओके, बिकॉज मे बी अराउंड 3000 से ज़्यादा, आई थिंक 3600 सीट्स अवेलेबल हैं DU के हॉस्टल्स के लिए। बट जो एप्लीकेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हॉस्टल मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है, बट आप कोशिश तो कर ही सकते हो। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की भी फ़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक प्रोसीजर होता है और हर कॉलेज का प्रोसीजर अलग हो सकता है। तो आपको जिस भी कॉलेज के हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, यानी कि जो भी आपका कॉलेज है उसमें हॉस्टल है तो उसी में अप्लाई करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू के स्टूडेंट हो तो आपको हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में अप्लाई करना है, आपके रोडीमल में अप्लाई नहीं करोगे। ओके, तो आप तो हर कॉलेज का अपना अलग, हर कॉलेज का अपना डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है इसको लेके। तो आप उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जब भी फॉर्म आउट होंगे इसके हॉस्टल के तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंडीशंस सबको आप ईजिली रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे सेम चीज़ बताई गई है कि आपको हॉस्टल का फॉर्म डाउनलोड करना है कॉलेज की वेबसाइट से। फिर जो फ़ी है हॉस्टल की, यानी कि जो हॉस्टल के फॉर्म की जो फ़ी है वो है ₹100 से 150 तक, और SC ST वालों के लिए ये है सिर्फ ₹100। ओके, वो सब आपको पता लग जाएगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। और देखो, यहाँ पे बताया गया है कि हॉस्टल की सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है, और उसमें से भी लिमिटेड सीट्स तो हैं ही, और उसमें भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है SC ST के लिए। ओके, फिर एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखो, जैसे मानो बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, तो उनमें से कुछ का ही जो नेम आ पाता है लिस्ट में, तो वो उनको बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को आपका जो हॉस्टल है वो उनको बुलाएगा, या फिर ऑनलाइन होगा इस बार, तो ऑनलाइनली आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे, और साथ में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। ओके, आपको जो हॉस्टल है ये उस पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इंटरव्यू में सिंपली ये चीज़ आपसे कंफर्म की जाती है कि कहीं आप दिल्ली में तो नहीं रहते हो। बाकी एज सच कुछ नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, नहीं। सिंपली आपसे नॉर्मली टॉक होती है और कुछ नहीं होता। ओके,
तो यहाँ पे फिर जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हॉस्टल के लिए, फिर वो अपनी फ़ी को सबमिट कर देगा। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल की टाइमिंग्स क्या हैं। आपको देखो, हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो तो आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप वहाँ पे ऐसे नहीं कि आप कभी भी आ रहे हो जा रहे हो, कुछ टाइम है कि इस टाइम के बाद आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते हो, या फिर इस टाइम के बाद आप हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। तो उनके रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो, रात के 10 बजे के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप प्लीज़ टाइम पे आ जाना हॉस्टल के अंदर, बिकॉज़ इस चीज़ के ऊपर आपको पेनल्टी भी लग सकती है और कुछ को तो सस्पेंड भी कर देते हैं। और कोई भी रेजिडेंट गेस्ट अलाउड नहीं होता है आपके हॉस्टल में 10 बजे के बाद। ये जो है रेजिडेंट एंड गेस्ट वाला, इसके अगर आपके साथ कोई गेस्ट या फिर रेजिडेंट रहता है तो उसकी भी फ़ी चार्ज हो जाती है। वो फ़ी की लिस्ट जो भी उसके रूल्स होंगे, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, तो उसको आप रीड कर लेना जब आप अप्लाई करोगे। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट बता दिया कि इतना आप पे टाइम है। फिर है कि हॉस्टल की फ़ी कितनी होती है। तो हॉस्टल की फ़ी हो सकती है आपकी 50,000 से 80,000 तक, ओके। 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 45,000 भी हो सकती है। बट ये है कि अप्रॉक्स है, ये हर कॉलेज का अलग अलग होता है, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना। फिर है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ पे आपको जो भी फैसिलिटीज़ है सारी हॉस्टल ही प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे आपके पेरेंट्स तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है एक स्टूडेंट को जो हॉस्टल में रहता है। तो आपको मील मिलता है 3 से 4 टाइम का, कुछ कॉलेज में 3 टाइम का मिलता है, कुछ में 4 का मिलता है, बट आई थिंक 3 टाइम्स का मील आपके लिए इनफ है। फिर आपको मिलता है कबर्ड, यानी कि जहाँ पे आप अपना सारा सामान रख सकते हो, अपने क्लोथ्स, अपनी बुक्स, जो भी आपको रखना है। फिर थर्ड आपको एंड टेबल एंड चेयर भी दी जाती है ताकि आप अपना अच्छे से कंफर्टेबल होकर अपनी स्टडी को कर पाओ। फिर कुछ कॉलेजेस के रूम्स में आपको एसी की फैसिलिटी भी मिल जाती है, और ये फैसिलिटी कहीं पर कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करती है, तो आप उसमें रीड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक अप्रॉक्स या फिर अप्रॉक्सीमेटली लगा लो उसको कि हाँ, ये फैसिलिटीज़ तो होती ही होती है। अब मानो कि कुछ कॉलेज में मे बी आपको एसी ना मिले, मे बी कुछ में आपको एसी भी मिल जाए, हीटर भी मिल जाए, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा खुद ही। और कुछ कॉलेजेस में जिम भी होता है, जिम की भी फ़ी होती है, आपको फ़ी सबमिट करनी होती है। फिर है वाईफाई मिलता है आपको। फिर है कि जो आपका एंट्रेंस होता है वहाँ पे आपका सीसीटीवी इंस्टॉल होता है। सीसीटीवी आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, ओके। फिर सोलर पैनल्स भी वहाँ पे होते हैं हॉट वाटर के लिए, ओके। आपको अगर गर्म पानी करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई मिलती है अच्छे से, इसकी तो कोई भी कमी नहीं होती है, ओके। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी फ़ी रहने वाली है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टाइमिंग्स क्या हैं। तो जब भी आप किसी हॉस्टल के लिए अप्लाई करो तो आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से रीड कर लेना। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।